फ्रेंड्स, एक सफल और प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन बनाने के लिए हमारे विद्यालय प्रबंधन का लचीलापन होना बहुत जरूरी है। लचीलापन मतलब कि वो फ्लेक्सिबल हो, कि समय आने पर जैसे जब जरूरत पड़े तब हम उस योजना को बदल सकें। तो हमारे विद्यालय प्रबंधन की योजना कैसी होनी चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन व्यवहारिकता में होना चाहिए। कहने का मतलब सत्यता पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे जो बालक के विकास के लिए रिलेवेंट नहीं है, उसके विकास पे वो सत्यता नहीं है, उसके बावजूद हम उस प्रबंधन को शामिल कर रहे हैं। तो हमें विद्यालय प्रबंधन ऐसा बनाना है जो सत्यता पर आधारित हो, मतलब व्यवहारिक हो। और साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार तथा कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करते हैं और विद्यालय प्रबंधन के बनाए हुए योजनाओं का उद्देश्य प्राप्त करने में बल देते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन को सक्सेस बनाने के लिए, उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, जिन विधियों को हमें ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या होता है विद्यालय प्रबंधन। हे एवरीवन, दिस इज शशि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। विद्यालय प्रबंधन में अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं, आइए समझते हैं। पहला है मानव शक्ति आयाम, दूसरा है सामाजिक मांग विधि, तीसरा है विनियोग आयाम अथवा लागत विधि, चौथा है सामाजिक न्याय विधि अथवा सामाजिक न्याय आयाम। फ्रेंड्स, जो मानवीय संसाधन है ये हमारे विद्यालय प्रबंधन का पूर्ण विकास करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और मानवीय संसाधन है, इनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक अच्छा प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। प्रबंधन का लक्ष्य प्राप्ति करवाने के लिए, जो विद्यालय प्रबंधन है इसका लक्ष्य प्राप्ति करवाने के लिए भौतिक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। आइए यहाँ पे हम कुछ विद्यालय प्रबंधन की विधियों के बारे में जानते हैं। मानव शक्ति आयाम। पहला है मानव आयाम। ये जो विधि है, इस विधि को नियोजन का परछाई भी मानते हैं, इस विधि को नियोजन का प्रतिमान भी मानते हैं। इसको मानवीय स्रोतों के विकास का आयाम भी कहते हैं। यह शब्द अधिक व्यवहारिक है तथा इस आयाम के अर्थ को प्रकट करता है। प्रत्येक सामाजिक प्रणाली अथवा तंत्र प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अपनी सामाजिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कैसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है? शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों की। क्योंकि ये जो शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर सुनिश्चित ज्ञान होता है, अपेक्षित अभिवृत्तियां और वांछित कौशल होते हैं। मानवीय शक्ति आयाम में ऐसे व्यक्तियों की मांग तथा आवश्यकता होती है। मानवीय शक्ति से समाज तथा राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास एवं परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा द्वारा मानवीय स्रोतों का अपेक्षित विकास किया जाता है, जो राष्ट्र के आधुनिकीकरण में सहायक होता है। शैक्षिक नियोजन में शिक्षा की अहम भूमिका होती है तथा शैक्षिक नियोजन का लक्ष्य मानव शक्ति में स्रोतों का अधिकतम विकास करना है। यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, उसके क्षमता के अनुसार उनका चुनाव करना, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। तो दूसरा पॉइंट है सामाजिक मांग विधि, कि हमारे समाज की क्या मांग है शिक्षा को लेकर। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, जिससे कि वो एजुकेशन उनके फ्यूचर में, उनके व्यावसायिक कार्यों में मदद करे। आगे देखते हैं क्या होता है सामाजिक मांग विधि। आजकल विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के एडमिशन के लिए, उनके प्रवेश के लिए दौड़ भाग, भीड़ भाड़ लगी रहती है। ये समाज के शिक्षा की मांग का परिचायक है कि समाज जानता है कि शिक्षा उनके लिए कितनी
जरूरी हो गई है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मानव शक्ति का विकास सामाजिक विकास के ही रूप में हो। सामाजिक मांग के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है समाज की मांग ये है कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले। यह मांग प्रवेश के समय दिखाई देती है। हर एक माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश दिला सके। तो उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी प्रवेश दिला सके। इसके लिए वे लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरे पक्ष में समाज की मांग यह भी है कि शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें अच्छा व्यवसाय भी मिल सके। ये नहीं कि उनके पास शिक्षा अच्छी है, प्रशिक्षण भी है, लेकिन उनके पास एक अच्छा व्यवसाय नहीं है, तो उन्हें अच्छा व्यवसाय भी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। राष्ट्र की आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति का विकास हो रहा है। देखा जाए तो हमारे राष्ट्र में मानव शक्ति का विकास अधिक हो रहा है। अधिक से अधिक मनुष्य, अधिक से अधिक मानव शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहा है। ठीक है, तो उनके शिक्षित प्रशिक्षण के अनुसार उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, उन्हें व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। यह समस्या शिक्षा नियोजन की कमी के कारण हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने ढेर सारे मानव शक्ति विकास हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों को व्यवसाय नहीं है, वो बेरोजगार हैं। तो इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि नियोजन में कोई ना कोई कमी है, जिसके कारण मानव शक्ति का विकास रुक जा रहा है। आगे है, ये जो समस्या है ये मांग और पूर्ति के कारण होती है। राष्ट्र तथा समाज की मांग से अधिक पूर्ति के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति का उपलब्ध होना है। इस प्रकार समाज में बेरोजगारी में वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके परिणाम ये है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब भाई बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारों को आर्थिक समस्याएं आएगी, सामाजिक समस्याएं होंगी, राजनीतिक समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। इस प्रकार ऐसी शिक्षा नीति अपनाई जाए जिससे योग्य छात्रों को ही प्रोत्साहित किया जाए। शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयन किया जाए, जिससे राष्ट्र के लिए आवश्यक नेतृत्व हेतु शिक्षा द्वारा व्यक्ति तैयार किए जा सके। इसके लिए शिक्षा नियोजन में विशेष सावधानियां रखनी होगी, तभी उसमें संतुलन रखा जा सकेगा। यदि सामाजिक मांग और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए तो बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी। ये समस्या अन्य समस्याओं को भी जन्म देगी। सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व को खतरा हो जाएगा इससे। आगे है तीसरा पॉइंट, विनियोग आयाम या लागत विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, विनियोग आयाम मतलब होता क्या? विनियोग आयाम मतलब होता है कि हमने जितना खर्च किया है, जितना लगाया है, उसके बदले हमें उससे अधिक मात्रा में वापस मिलना चाहिए। ठीक है, इसी को हम विनियोग आयाम बोलते हैं। शिक्षा नियोजन में विनियोग आयाम को भी महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि शिक्षा ग्रहण करने में जितना खर्च किया गया है, जितना व्यय किया गया है, उससे अधिक आय शिक्षा ग्रहण करने के बाद होनी चाहिए। इसे हम शिक्षा विनियोग भी कहते हैं। शिक्षा विनियोग के दो अर्थ होते हैं। पहला है शिक्षा का परिणाम, दूसरा है जीविकोपार्जन का स्तर। जो शिक्षा परिणाम होता है, इसमें कहने का मतलब कि हम शिक्षा प्राप्त करने से पहले हमारी क्या स्थिति थी और शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी क्या स्थिति है, पहले से इसमें कुछ वृद्धि हुई है कि नहीं। शिक्षा का परिणाम ये होता है कि हमारी पहले से स्थिति में वृद्धि हुई है या फिर नहीं हुई है। दूसरा है जीविकोपार्जन का स्तर। इसमें यह है कि हमारा जो जीवन है वो बेहतर होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनसे हमारा जीवन बेहतर होना चाहिए, बेहतर तरीके से हमारा जीविकोपार्जन होना चाहिए। ये है विनियोग आयाम। तो फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय आयाम। ये जो सामाजिक न्याय आयाम होता है, इसको सामाजिक नियोजन या फिर सामाजिक विकास हेतु नियोजन भी कहते हैं। शिक्षा द्वारा समाज और राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है।
कोठारी आयोग 1964 से 1966 में आया था। कोठारी आयोग में कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। राष्ट्र नीतियों के प्रतिपादन में सामाजिक विकास के लक्ष्यों को ही ध्यान में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा विद्यालय प्रबंधन की विधियां। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।